हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की सोशियोलॉजी का चैप्टर 5 औद्योगिक समाज में परिवर्तन। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और टर्म 2 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एक बार सिलेबस देख लीजिए, आपके पांचों चैप्टर आज इस वीडियो के बाद आपके पांचों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि औद्योगिकीकरण से क्या अभिप्राय है। तो समझते हैं इसको। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, आता है पेपर में काफ़ी ज़्यादा, तो याद रखना है। देखिए, औद्योगिकरण जो है एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें उत्पादन जो होता है वो बड़े स्तर पे किया जाता है, ठीक है। बड़े स्तर पे उत्पादन करना है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसका जो निर्माण होता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको काफ़ी मतलब बड़े पैमाने पे करना है। उसके लिए फिर क्या चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, बड़े बड़े कारखाने चाहिए। तो इन सब के द्वारा क्या किया जाता है, अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। इसी को औद्योगिकरण कहा जाता है, ठीक है। एक प्रोसेस है। औद्योगिकरण जो है, इसके तहत क्या होता है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको हम आधुनिक प्रौद्योगिकी कहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी मतलब वर्तमान में जो भी टेक्नोलॉजी चल रही होगी, और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो मनुष्य है वो मशीनों पे ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। क्योंकि देखो, आप कारखानों वगैरह में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे मेन रोल होता है वो मशीनों का होता है। मशीनें ही बहुत बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन कर पाती हैं। तो हम इस पे कहीं ना कहीं मशीनों पे ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। मशीनों के द्वारा ही क्या होता है, उत्पादन को बढ़ाया जाता है। तो ये हो गया। मान लो इसी क्वेश्चन को आपसे पूछे, आप दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। देखो, सेम क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से क्या अभिप्राय है, इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हो। वही जो मैंने आपको समझाया उसी को दूसरे शब्दों में देखो, किताबी भाषा में। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत उत्पादन जो है वो मानवीय श्रम के आधार पर ना होकर मशीनों से होता है। यानी अब यहाँ पे मानव का श्रम जो होता है वो काफ़ी कम होता है, और मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे महत्वपूर्ण रोल मशीनों का होता है। और यहाँ पे उत्पादन जो होता है वो बड़े स्तर पे होता है, बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है। औद्योगिक समाज जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, कारखाने में, ऑफिस में, ऐसे। और जो पश्चिम देश, अगर हम यूरोपीय देशों की बात करें, पश्चिमी देशों की बात करें, तो 90% से ज़्यादा जो पश्चिमी देश के लोग हैं वो कस्बों और शहरों में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे उनको रोजगार के और व्यवसाय के अवसर जो है ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल एक यहाँ पे ये भी आप बता सकते हो कि ब्रिटेन जो है औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज था। इसके बाद फिर अन्य समाज भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजरे। तो जैसा आपको सही लगे आप ऐसा लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिकरण की कोई 4 विशेषता बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आप ये बता सकते हो कि भारत का जो औद्योगिकरण से होने वाला जो अनुभव है वो पश्चिम के जो देश हैं, पश्चिम से कई प्रकार से समान है। मतलब पश्चिम के देशों से कई प्रकार से समान है और कई प्रकार से भिन्न भी देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है जो पश्चिम के देशों के समान लगती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो उनसे अलग है। तो ये एक विशेषता आप बता सकते हो। दूसरी विशेषता ये भी कह सकते हो कि जो विकसित देश है, विकसित देशों की जनसंख्या जो है उसका जो बड़ा भाग होता है वो नौकरी पेशा लोगों का होता है, ठीक है। औद्योगिक समाज की अगर हम बात करें, चाहे भारतीय औद्योगिक समाज की बात करें या किसी अन्य देश की, तो उसमें जो बड़ा भाग होता है वो क्या होता है, नौकरी पेशा लोगों का होता है। इसके बाद है कि भारत जैसे विकासशील देश में बड़ी आबादी जो है वो कृषि जैसे कार्यों में लगी हुई है। ये भी याद रखनी है कि भारत में कृषि में लोग ज़्यादा लगे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप पढ़ते हैं, लेकिन अब के समय में लोग कृषि से ज़्यादा नौकरी पेशे की ओर आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय समाज जो है कृषि प्रधान समाज के साथ साथ एक औद्योगिक समाज भी बनता जा रहा है। तो आप ये भी समझ लीजिए। इसके बाद देखिए, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप देखो कि भारत द्वारा अपनाई गई जो आर्थिक नीति है उसमें क्या है कि कुछ क्षेत्र जो है सरकार के लिए आरक्षित होते हैं और कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्रों के लिए। इस तरीके से हमने क्या करा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण के बारे में लिखिए। तो देखिए, क्या था कि भाई जब देश आज़ाद हुआ था उसके आरंभिक वर्षों में अगर हम औद्योगिकरण की बात करें तो भारत में रुई, जूट, कोयला खाने और रेलवे ये मुख्य थे। उस समय की बात करें, देखो कब की बात चल रही है, स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों के, यानी 1947 और उसके बाद के जो शुरुआती वर्ष हैं तब की बात चल रही है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण था, रुई, जूट, कोयला खान, रेलवे, ये मुख्य थे। लेकिन बाद में समय बदला।
ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर परिवहन, संचार, ऊर्जा, खान, ये चीजें भी महत्वपूर्ण होने लगी, इनको भी महत्व दिया जाने लगा। भारत ने क्या किया है कि मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया। देखो भारत में दो तरह के लोग थे, एक वो लोग थे जो कहते थे कि भारत को पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहिए, जो पूंजीवाद के समर्थक थे, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जो समाजवाद को बेहतर मानते थे। ठीक है, ऐसे में भारत के सामने समस्या थी कि पूंजीवाद को अपनाएंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, अगर समाजवाद को अपनाएंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे में भारत ने क्या करा, पूंजीवाद से कुछ अच्छी चीजों को ले लिया और समाजवाद से कुछ अच्छी चीजों को ले लिया और मिलाकर एक नया मॉडल बना दिया जिसको हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो भारत ने मिश्रित आर्थिक नीति जो थी उसको अपनाया था। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पे ध्यान दिया गया था। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विनिवेश का क्या अर्थ है। देखिए इसमें क्या होता है कि सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो सार्वजनिक कंपनियों के जो अपने हिस्से होते हैं उसको निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास करती है। इसी को विनिवेश कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो डर जाते हैं कहीं ना कहीं उनकी नौकरी खतरे में ना चली जाए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। देखिए आज के समय में आप देखते हो, जैसे आप दिल्ली वगैरह में रहते हो या कहीं और रहते हो, दिल्ली में मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो बिजली है, बिजली जो है वो क्या है, प्राइवेट कंपनी के हाथों है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी, चाहे आप टाटा पावर यूज़ करते हो या राजधानी यमुना पावर या राजधानी जो भी आप यूज़ करते हो, तो ये प्राइवेट हाथों में है। ठीक है, पहले ये क्या होता था, पहले ये सरकार के हाथ में थी। जब सरकार के हाथ में थी तो व्यवस्था बहुत लचर होती थी, बिजली चोरी होती थी, बिजली टाइम पे नहीं आती थी, बहुत तरह की समस्याएं थी। फिर सरकार ने देखा कि भाई इससे सरकार को लॉस हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो सरकार ने क्या करा, ये प्राइवेट हाथों में दे दिया। अब प्राइवेट हाथों में क्या है, तो लगभग लगभग अब बिजली भी रहती है, ठीक है, चोरी भी कम होती है और काफ़ी सहूलियत है। लेकिन लेकिन ये सहूलियत जनता के लिए हो गई, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो बिजली डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी थे, वो इस व्यवस्था में रहे होंगे तब अलग तरीके से रहे होंगे, लेकिन जब प्राइवेट हाथों में चला गया तो कहीं ना कहीं उनको काम करना पड़ा। समझ रहे हो, जब मतलब एक लत हो जाती है कि हमें काम नहीं करना है, और जब एकदम से गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब जैसे ही आ जाता है तो वहाँ पे काम कराने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो सरकारी कर्मचारी थे वो भयभीत थे कहीं विनिवेश के कारण उनकी नौकरी ना चली जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम के ही पैसे मिलेंगे, आराम के नहीं मिलेंगे। तो ये भी चीज़ है, तो इसे समझ लो ध्यान से। अगला है कि संरक्षणवाद की नीति से क्या अभिप्राय है। देखिए संरक्षणवाद की नीति के तहत विदेश व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, देसी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जैसे मान लो कोई देश है, जैसे मान लो भारत है, भारत क्या करेगा, भारत की ही कंपनियों के बनाए हुए प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, कि लोगों को प्रमोट करेगा कि आप अपने ही देश में बने हुए उद्योगों की चीज़ों को खरीदो। उससे क्या हो, इस नीति को संरक्षणवाद कहते हैं। बाहर से आने वाली वस्तुओं पे या तो मतलब उस पर प्रतिबंध लगा देगा या फिर उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देगा, वो ज़्यादा महंगी हो जाएगी, ताकि लोग इन बाहरी वस्तुओं को ना खरीदते हुए देश की वस्तुओं को खरीदें। इसे संरक्षणवाद की नीति कहते हैं। ठीक है, इससे लोग क्या करते हैं, देश में बनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और देश के उद्योगों को लाभ मिलेगा, ये सोच काम करते संरक्षणवाद की नीति के पीछे। तो भारत ने नीति अपना रखी थी, लेकिन इसके कुछ लॉस भी थे। ठीक है, क्या लॉस थे, इससे क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन कम हो जाता है, मोनोपोली हो जाती है, कि मान लो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे एक या दो ही ब्रांड या एक दो कंपनियां ही हैं जो उनका वर्चस्व हो जाता है, वो जैसा चाहे मनमाना दाम वसूल कर सकती है। ठीक है, कंपटीशन कम हो जाता है, क्वालिटी नहीं मिलती है कस्टमर को, ऑप्शन नहीं मिलते हैं कस्टमर को, कई तरह की चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण, उदारीकरण और भारतीय उद्योग में परिवर्तन के बारे में चर्चा करो। तो एलपीजी पे मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप ना एलपीजी एकलव्य स्टडी पॉइंट नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगी। उसमें उदारीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ये सारा का सारा अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, तीनों चीजें। बाकी यहाँ पे मैं आंसर बताता हूँ। देखो सन 1990 के दशक में सरकार ने क्या करा, उदारीकरण की नीति अपनाई। पहले सरकार ने क्या नीति अपना रखी थी, संरक्षणवाद, कि हम अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट को ही प्रमोट करेंगे, बाहरी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, देसी उद्योग जो है उनको पनपने का मौका मिलेगा। लेकिन जब सरकार को पता लगा कि ऐसे तो हम पिछड़ गए, ऐसे हम पिछड़ रहे हैं, दुनिया के पास इतने अच्छे अच्छे ब्रांड है, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम वो व्यापार करके बाकी देश आगे बढ़ रहे हैं, तो हम संरक्षणवाद की नीति से कहीं ना कहीं अपना लॉस करवा रहे हैं। तो ऐसे में अपनी जो पॉलिसी थी, ट्रेड पॉलिसी जो थी, व्यापार की जो नीति आती है, उसमें बदलाव किया। सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई, यानी कि अब जो बाहरी जो कंपनियां उनको भी प्रमोट किया जाए कि आप आओ हमारे देश में व्यापार करो। ठीक है, सबको मतलब मौका मिले, मार्केट में कंपटीशन आए, प्राइस जो है वो कम होएगा, लोगों को बेनिफिट मिले, ऑप्शन मिले, तो इसलिए उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो अब सरकार ने संरक्षणवाद की नीति को छोड़कर विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया।
समझ रहे हो, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है क्योंकि पेपर में आता है। निजी कंपनियां विशेष रूप से विदेशी फर्मों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिन्हें पहले सरकार के लिए आरक्षित किया गया था। ठीक है, सरकारी जो कंपनी जो सरकार के हाथ में थी उसमें भी इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को लाने की कोशिश की। एग्जाम्पल के लिए दूर संचार हो गया, नागरिक उड्डयन हो जाएगा, ऊर्जा क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दे दी। उद्योगों को खोलने के लिए लाइसेंस वांछित नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब जो पहले लाइसेंस के नियम होते थे, कोई विदेशी कंपनी आती है भारत में व्यापार करना चाहती है तो उसके लिए पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा और लाइसेंस वगैरह कई तरह की परमिशन लेनी पड़ेगी तब कर पाएगी। लेकिन अब सरकार ने क्या करा, उदारीकरण, यानी अपनी नीतियों को उदार बना लिया, लिबरल बना लिया, जिससे कि व्यापार करना आसान हो गया। ठीक है, आगे देखो, अब भारत में विदेशी वस्तु आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत सी भारतीय कंपनियों को बहुत उद्देश्य कंपनियां जो थी उन्होंने खरीद लिया। कई भारतीय कंपनियां जो थी वो बहुत मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में भी बन के सामने आई। और इसका पहला एग्जांपल आपके सामने है कि जब पार्ले को कोका कोला जो कंपनी थी उसने खरीदा था। ठीक है, और पार्ले पर जो सालाना आमदनी है वो दो, पार्ले की अगर हम आमदनी की बात करें तो 250 करोड़ रुपए थी, जबकि कोका कोला की बात करें तो उसका केवल विज्ञापन 400 करोड़ का है। सोचो कि कोका कोला कितनी बड़ी कंपनी होगी कि उसका केवल विज्ञापन, केवल एडवर्टीजमेंट में वो 400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, और पार्ले कंपनी की आमदनी 250 करोड़ है। तो समझो, तो इस तरीके से क्या होता है, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है। उदारीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण खुदरा व्यापार भी हो सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो जो ये क्वेश्चन है ये पेपर में काफी पूछा जाता है, तो ये आपको याद कर लेना है, आ सकता है पेपर में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि घरों में होने वाले काम के बारे में बताइए, कुछ घरेलू उद्योग है उसके बारे में बताइए। ठीक है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो देखो, घर पे क्या काम किया जा सकता है, लेस बनाना, जरी बनाना, गलीचे बनाना, बीड़ी बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, अचार बनाना। ठीक है, या फिर बिंदी बनाना, ऐसे छोटे छोटे काम आपने देखे होंगे, पीस वगैरह जो बनाए जाते हैं जो घर पे बनाए जा सकते हैं, घरेलू उद्योग। तो ये कुछ ऐसे काम है जो घर से किए जा सकते हैं। अगला है कि हड़ताल और मजदूर संघ से क्या समझते हो आप। तो देखिए, क्या होता है कि कभी कभी काम की बुरी दशाओं के कारण जो मजदूर लोग होते हैं वो हड़ताल कर देते हैं। या तो उनको वेतन टाइम पे नहीं मिलता, वेतन कम मिलता है, या उनको छुट्टियां नहीं मिलती, या उनको सुविधाएं नहीं मिलती, बहुत तरह की मतलब उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन समस्याओं को लेकर वो हड़ताल पे चले जाते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं। हड़ताल के दौरान क्या करते हैं, वो काम पर नहीं जाते, तालाबंदी कर दी जाती है, मजदूरों को काम पर जाने से रोका जाता है। ये इन सब चीज़ों के प्रयास किए जाते हैं ताकि क्या है, जो मालिक है उस पर असर पड़े, वो प्रभावित हो। मजदूर जो है अपनी मांग को मनवाने के लिए उस पे सरकार पे, सॉरी, जो भी कंपनी जहाँ पे भी वो काम करता है वहाँ पे दबाव बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हड़ताल की जाती है, यानी अपने विरोध प्रदर्शन को दिखाने के लिए और उनसे अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल, एक स्ट्राइक जो है एक तरीका हो सकता है। तो ये हड़ताल हो जाएगा। अब मजदूर संघ क्या होते हैं, देखो मजदूर संघ क्या होता है, मजदूरों की यूनियन होती है जो मजदूरों की समस्या जो होती है उसको सुलझाने के लिए प्रयास करती है। मजदूरों के साथ बहुत तरह की समस्या हो सकती है, हो सकता है वेतन ना मिलता हो टाइम पे, हो सकता है सुविधाएं ना मिलती हो सकता है छुट्टी ना मिलती हो, XYZ कई तरह की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में जो मजदूर यूनियन होती है, तो यूनियन के जो बड़े बड़े नेता होते हैं ये क्या करते हैं, मजदूरों की समस्याओं को लेकर जो कंपनी है, जो डिपार्टमेंट है, उसको क्या करते हैं, ज्ञापन देते हैं, यानी अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं और उनसे मांग करते हैं कि इन समस्याओं को सुलझाया जाए। ठीक है, तो ये एक मतलब एक बिचौलिया का काम हो सकता है। जैसे आप ये लगा लो कि मजदूर है एक तरफ मालिक है और बीच में यूनियन हो जाती है। ये क्या करती है, इनकी समस्याओं को यहाँ पहुंचाती है और एक तरह इनके बीच में कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, मजदूरों के पक्ष को लेती है, मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करती है, मजदूरों के लिए काम करती है, ये यूनियन होती है। और भारत में मजदूर संघ जो है उसमें क्षेत्रवाद और जातिवाद जैसी बहुत सी समस्या भी देखने को मिलती है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश औद्योगिकरण का भारतीय उद्योगों पे क्या प्रभाव पड़ा। ये आपकी दूसरी बुक का क्वेश्चन है, लेकिन ये आ सकता है इस तरीके से क्योंकि इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो देखो, जो ब्रिटिश औद्योगिकरण है इसके कारण भारतीय उद्योग जो थे, जो पुराने उद्योग थे वो खत्म हो गए। जो हमारे हथकरघा उद्योग हो गए, सूती वस्त्र उद्योग हो गए, वो खत्म हो गए। ठीक है, ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारत के जो प्राचीन नगर थे, सूरत, मछलीपट्टनम, जहाँ पहले व्यापार होता था, ये कमजोर होने लगे और नए नगर सामने कौन से है, मुंबई, मद्रास, ये मजबूत होने लगे। और औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, अधिक से अधिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा और जो हाथ से किए जाने वाले काम थे अब वो मशीनों से होने लगे। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं कई लोगों को रोजगार मिला, तो कई लोगों को रोजगार भी चला गया। तो ये भी है। तो यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो खत्म हो जाता है। आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्लब वे स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है।
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन हो जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।